हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर गेट फिजिक्स 2022 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इस बार गेट फिजिक्स 2022 में सिलेबस क्या है और हमको यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं जिससे कि हमारी रैंक अच्छी आ पाए इस एग्जामिनेशन में। फ्रेंड इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है। तो हमने ये देखा कि हमको इस बार गेट फिजिक्स में 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला है हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन, दूसरा है हमारे पास एमएसक्यू क्वेश्चन और तीसरा है फ्रेंड्स हमारे पास एनएटी यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इससे पहले वाले लेक्चर में, तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं और उस लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप एक बार उसको जरूर से देख लेना। तो चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं गेट फिजिक्स 2022 का सिलेबस। तो यह हमारा गेट फिजिक्स 2022 का सिलेबस है। तो इस सिलेबस में आपको क्या क्या दिया गया है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो हमारा सेक्शन है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, उसमें तो जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। अब आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या क्या चीज़ अच्छे से करके जानी है कि आप यहाँ पे एक अच्छी रैंक ले सकें। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे अपना वेक्टर कैलकुलस। तो आपको वेक्टर कैलकुलस अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर कैलकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में भी है, यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी है और ये फ्रेंड्स आपका थोड़ा बहुत क्वांटम मैकेनिक्स में भी आता है। तो अगर आपको वेक्टर कैलकुलस अच्छे से आती है तो आप यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और अपनी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लीनियर वेक्टर स्पेस, बेसिस, ऑर्थोगोनलिटी, कंप्लीटनेस, ये आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब कुछ पढ़ने में दिक्कत होती है, हम जल्दी से यहाँ पे फ्री लेक्चर्स की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स सेकंड हमारा टॉपिक है इसी में मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को आप अच्छे से करके जाइए, है ना। और यहाँ पे मैट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे क्लास 11 और क्लास 12 के क्वेश्चन कर रहे हैं मैट्रिक्स के। यहाँ पे जो आपका गेट का पेपर पैटर्न है उस गेट के पैटर्न में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड। तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स की सभी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड ही यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हमारा हो गया मैट्रिसेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब आपको यहाँ पर दिया गया है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी आप अच्छे से करके जाइए। मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर इसको अच्छे से समझना है तो हम यहाँ पे बहुत जल्दी इन सब की फ्री लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। फ्रेंड उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे स्पेशल फंक्शंस। तो स्पेशल फंक्शन से आपको मतलब पता होगा कि यहाँ पे बेसल फंक्शन, लीजेंडर फंक्शन, इन सब चीज़ों के ऊपर अच्छी सी कमांड होनी चाहिए जिससे कि आप अपने इस पेपर को इजीली कर सको। अब फ्रेंड हम बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली आपकी सिंगुलरिटी से आते हैं कि किस टाइप की सिंगुलरिटीज है, ये आपको बतानी होती है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, रिमूवल सिंगुलरिटी है या एसेंशियल सिंगुलरिटीज है। तो सिंगुलरिटीज के बारे में आपको एक अच्छी नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। साथ में आपको यहाँ पर ये भी आता है कि कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, है ना, कोची इंटीग्रल थ्योरम, इन सब चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और आपको टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज का भी थोड़ा बहुत ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। और साथ में आपको रेजिड्यू के बारे में भी पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कोचीज थ्योरम, सिंगुलरिटीज एंड रेजिड्यूज थ्योरम। तो अगर ये सब कुछ आपको आता है तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में। फ्रेंड फिर आपके पास है यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आती है बहुत ही बेसिक पूछी जाती है, मतलब अगर आपको फॉर्मूले भी पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के तो एक अच्छा क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ लीजिए और आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है फ्रेंड आपकी फोरियर एनालिसिस। तो फोरियर एनालिसिस के ऊपर भी हम यहाँ पे बहुत जल्दी से सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा केवल गेट ओरिएंटेड क्वेश्चन, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल हम यहाँ पे गेट ओरिएंटेड क्लासेज ही करेंगे फोरियर एनालिसिस की, क्योंकि इतना सब कुछ नहीं आता है। गेट एक ऐसा पेपर है
जो आपसे बस उसके केवल बेसिक्स पूछता है। तो अगर आपको बेसिक्स भी आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करने भी आते हैं, तो आपका गेट में ईजिली हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि गेट की प्रिपरेशन अगर आप 8-9 महीने कर लेते हो लग के, तो ईजिली आपका गेट यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर एंड कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। अब देखो यार, टेंसर के बात ऐसी करता हूँ कि टेंसर एक मानता हूँ एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, लेकिन यार एक बात बताइए, आप टेंसर जितना मर्जी पढ़ लो, आप इस पे एक कमांड नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, ये एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, ना कि मैथमेटिकल फिजिक्स का। ठीक है, तो अगर आपको टेंसर इतना नहीं भी आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा पेपर आता है, और उसमें अगर आप एक क्वेश्चन को स्किप कर भी देते हो तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप मेरे को खुद बताइए कि आप जितना मर्जी टेंसर यहाँ पे पढ़ लीजिए, आप उसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि अगर मैं क्वेश्चन करके भी आया हूँ एग्जाम में, क्या वो क्वेश्चन सही है। अगर ये इस टाइप का डाउट आपके मन में आता है तो आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं इतना कह के जाऊंगा कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टेंसर पढ़ के चली जाइए, कि अगर मान लो आपसे किसी कारणवश कोई और क्वेश्चन नहीं होता तो आप एटलीस्ट इसको अटेम्प्ट कर पाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टेंशन में डूब जाना है, बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़नी है, यूट्यूब पे वीडियो बैठ के छानना है इसके, ऐसा कुछ नहीं करना है। आता है करो, नहीं आता है मत करो, एक टॉपिक स्किप करने से कुछ नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है हमारा लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म। तो आपको पता ही है, आपको सबको लैग्रेंजियन लिखना भी आता है, आपको हैमिल्टोनियन लिखना भी आता है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, सिमेट्री, कन्वर्जेंस लॉज, सेंट्रल फोर्स मोशन, केपलर्स प्रॉब्लम and other for scattering, small oscillation, coupled oscillation, normal mode, rigid body dynamics, inertia, tensor। अब देखो यहाँ तक का सिलेबस तो आप सबको आता ही है, मेरे को पता है। लैग्रेंजियन लिखना आपको आता ही है, हैमिल्टन प्रिंसिपल लिखना भी, मतलब हैमिल्टन इक्वेशन लिखना भी आता ही है, कन्वर्जन लॉस के बारे में भी आपको पता है, सेंट्रल फोर्स मोशन भी आपको आता है, मीन्स टू बॉडी प्रॉब्लम्स भी आपको आता है, कैपलर्स लॉ भी आप यहाँ पे कर ही लोगे। ठीक है, स्मॉल ऑस्किलेशन, कपल्ड ऑस्किलेशन, नॉर्मल मोड्स। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इतनी क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रखी होगी, और इससे बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस क्वेश्चन आप गेट वाले आपसे पूछते हैं। एडवांस क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। गेट बस आपसे इतना कहता है कि बेसिक्स आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक्स नहीं आते हैं तो मैं इसके ऊपर जल्दी से यहाँ पे फ्री लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एक करके वीडियो अपलोड्स करूँगा, तो आप मेरे चैनल का साथ बने रहिए। ये पूरा का पूरा चैनल गेट फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे हम नेट जेआरएफ की कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जैम की कोई बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केवल और केवल गेट ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पे डालेंगे, चाहे वो आपकी थ्योरी हो, चाहे वो आपके क्वेश्चन हो, PYQs, MSQ सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चैनल ओनली फॉर गेट ओरिएंटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनर्शिया टेंसर की। तो इनर्शिया टेंसर से मेरा मतलब जैसे IXX, IXY, IZZ, मतलब जो आपके इनर्शिया के टेंसर्स होते हैं, जो आप इनर्शिया टेंसर लिखते हो, हम उनको कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम उनमें काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर जरूर बताऊंगा। तो अगर ये टॉपिक आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि और भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपके पढ़ने के लिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हम इसके ऊपर बहुत ही जल्दी वीडियो लेके भी आएंगे। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर है हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब आप ऑलरेडी करके जा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें स्किप करने लायक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अब ये हमारे पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि STR जो आपकी पूछी जाती है क्लासिकल मैकेनिक्स में, बहुत ही इजी पूछी जाती है। इतने टफ क्वेश्चन STR के गेट में मैंने नहीं देखे हैं। यहाँ पे आपके मास एनर्जी इक्विवेलेंस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी, आपसे मास पूछ लेंगे, आपको यहाँ पे रेस्ट एनर्जी आपसे पूछ लेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी जो आएगा वो फॉर्मूले बेस्ड आएगा कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, टाइम डायलेशंस क्या है। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं, तो आप इनको ईजिली कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इनको आप अच्छे से कीजिए। और अगर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हो तो कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट मेरे को बता देना, जिसके ऊपर मैं वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड कर पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, चाहे वो मैथमेटिकल फिजिक्स हो, क्लासिकल मैकेनिक्स हो, क्वांटम मैकेनिक्स हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो, आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी आपका वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मेरा बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और मुझे इसमें काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसका जो सिलेबस है फ्रेंड्स वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक प्रॉब्लम इंक्लूडिंग बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आप अच्छे से अपनी बाउंड्री वैल्यूज को कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए बाउंड्री वैल्यूज क्या होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री वैल्यूज क्या होती हैं, क्योंकि इससे भी जो क्वेश्चन आते हैं वो हल्के फुल्के आते हैं। और एक बात मैं हमेशा बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको केवल बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। एडवांस क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं गेट में, जो भी आपके एडवांस क्वेश्चन है वो आपके नेट जेआरएफ में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपने बेसिक्स भी पढ़ रखा है तो आपका गेट का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर होने का मतलब ये है कि कट ऑफ से आपको 10-15 नंबर ज़्यादा लेके आने हैं। आपकी तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि कट ऑफ से 10-15 नंबर आप एक्स्ट्रा लेके आओ। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास है मेथड ऑफ इमेजेस, इसके ऊपर भी लेक्चर्स लेके आएंगे हम। सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, मल्टीपोल एक्सपेंशन। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें आप नॉर्मली पढ़ते ही हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपका एडवांस टॉपिक है वह है आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। तो स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल के ऊपर भी हम लेक्चर्स लेके आएंगे। कूलम्ब एंड लॉरेंज गैस, कि कूलम्ब और लॉरेंज गैस क्या होता है, इन सबको भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, नॉन कंडक्टिंग ऑन कंडक्टिंग मीडिया। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखनी है तो आप इसको फ्री स्पेस में कैसे लिखते हैं, इसको नॉन कंडक्टिंग मीडिया में कैसे लिखते हैं और इसको कंडक्टिंग मीडिया में कैसे लिखते हैं, इन सब की भी नॉलेज हमको होना जरूरी है। मैंने आपको बताया सबके सब टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। और फ्रेंड्स साथ में आपको रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट नॉर्मल एंड ऑब्लिक इंसिडेंट ये भी लिख के आना चाहिए। इसका मतलब है फ्रेजनल इक्वेशंस। तो आपको फ्रेजनल इक्वेशन ही पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं। तो रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन का सिंपल सा मतलब है फ्रेजनल इक्वेशंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। पोलराइजेशन क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कि कोई वेव आपकी सर्कुलर है, इलेप्टिकल है या स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, इसका हमको कैसे पता लगता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी मैं यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी और इस एग्जाम्स को आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। फिर फ्रेंड आपके पास है यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग थ्योरम, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो पॉइंटिंग वेक्टर आप सबको पता ही क्या होता है, पॉइंटिंग थ्योरम भी आप लोगों को पता ही है, एनर्जी के बारे में बात हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो देखो अगर आप मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखोगे तो जनरली इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे और आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा हमारा टॉपिक है रेडिएशन फ्रॉम ए मूविंग चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रेडिएशन फ्रॉम ए मूविंग चार्ज, इससे क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर भी हम एक अच्छे से डेडिकेटेड वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे को नहीं आता है, समझ में नहीं आ पा रहा है, उसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे कि मेरे को ये पता लगे कि मेरा स्टूडेंट मुझसे चाहता क्या है और आप इस चैनल पे क्या क्या चाहते हो, उन सब चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जिससे कि मैं आपकी यहाँ पे हेल्प कर पाऊँ। और एक बात और कि सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा, आपको 1 रुपये भी यहाँ पे नहीं करना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में कुछ पढ़े ना पढ़े फिजिक्स का, वो क्वांटम मैकेनिक्स बैठ के जरूर पढ़ता है और इतना पढ़ता है कि दिन के 3-3, 4-4 घंटे वो क्वांटम मैकेनिक्स में ही बिता देता है और उसके बाद भी उसके वो नंबर नहीं आ पाते हैं जो वो एक्सपेक्ट करता है क्वांटम मैकेनिक्स से। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको इजी लैंग्वेज में क्वांटम मैकेनिक्स देंगे और मैं आपको केवल गेट ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे ज्ञानी बाबा नहीं बनाना चाहता। हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमको एग्जाम निकालने के लिए चाहिए और एक गुड रैंक हासिल हमको करनी है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, श्रोडिंगर इक्वेशन, ड्राक और ब्राकेट नोटेशंस और लीनियर वेक्टर स्पेस एंड ऑपरेटर्स इन हिल्बर्ट स्पेस, वन डायमेंशनल पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, फाइनाइट रेक्टेंगुलर ब्रेल, ट्रेवलिंग फ्रॉम ए पोटेंशियल वेरिएबल पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑस्किलेटर, 2 and 3 डायमेंशनल। तो फ्रेंड देखो सब कुछ वही है। ये ऐसा लग रहा है कि मैं नेट जेआरएफ का सिलेबस ही रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को नेट जेआरएफ का सिलेबस है, लेकिन पहले
2021 से पहले आपके यहाँ पे कुछ टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं थे, लेकिन अब वो टॉपिक यहाँ पे आपको डाल दिए गए। मेरे को नहीं पता है कि इन टॉपिक्स को क्यों ऐड करा गया है, तो यहाँ पे मैं आपको वो टॉपिक्स बता देता हूँ। तो पहला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर आपका वेरिएशनल मेथड। पहले वेरिएशनल मेथड इतना नहीं पूछा जाता था, फिर हमारे पास है WKB मेथड, ये ऐड करा गया है। देखो टाइम इंडिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी है, अच्छा हुआ कि टाइम डिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी यहाँ पे नहीं है। एलिमेंट्री स्कैटरिंग थ्योरी, बोर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ये पहले नहीं आते थे गेट के एग्जाम में, लेकिन अब इनको थोड़ा सा ऐड ऑन करा गया है और इससे गेट का सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है। अब आपको वेरिएशनल मेथड भी पढ़ के जाना है, आपको WKB मेथड भी पढ़ के जाना है और आपको बोर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड भी पढ़ के जाना है। पहले ये तीन आपके नहीं आते थे तो इतना नहीं आते थे, अगर भूल चूक से कोई आ गया तो आ गया, लेकिन ये पहले सिलेबस का हिस्सा नहीं हुआ करते थे। अब ये सिलेबस का हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन के आएगा, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे क्वेश्चन आपके नेट जेआरएफ में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, गेट एक आपका बेसिक चेक करने का पेपर है ये। यहाँ पे अगर आपको बेसिक्स भी आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए WKB अप्रोक्सीमेशन, वेरिएशनल मेथड और बोर्न अप्रोक्सीमेशन के आप फॉर्मूले देख लीजिए, इनकी थ्योरी पढ़ लीजिए और इसके ऊपर बेस्ड एक आध क्वेश्चन कर लीजिए, इजिली आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये टॉपिक्स क्या हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में से मेरा मतलब है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और जीरोथ लॉ। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ की अच्छी नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट्स, फेज स्पेस, ensemble, पार्टीशन फंक्शन, फ्री एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिक्स, डीजनरेट फर्मी गैस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, फेज इक्विलिब्रिया और क्रिटिकल पॉइंट। तो बहुत ही छोटा सिलेबस है ना, बहुत ही छोटा है। तो इसमें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मैक्रो स्टेट, माइक्रो स्टेट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है फ्रेंड। फेज स्पेस, ensemble से मेरा मतलब है NVT, MUVT, इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको आते हैं कि माइक्रो केमिकल असेंबल है, ग्रैंड केमिकल असेंबल है, इन चीज़ों के ऊपर। पार्टीशन फंक्शन, जैसे कि पार्टीशन फंक्शंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है, वेरिएशनल पार्टीशन फंक्शन होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हैमर्सवर्थ फ्री एनर्जी क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, इसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी, तो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज से यहाँ पे आपका मैक्सवेल रिलेशंस से मतलब है कि थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल रिलेशंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। क्लासिकल एंड क्वांटम स्टैटिक्स, जैसे कि हमारे पास मैक्सवेल, बोर्न आइंस्टाइन या फर्मी डिराक स्टैटिक्स, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। डीजनरेट फर्मी गैस के बारे में बात हो रही है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के क्वेश्चंस भी यहाँ पे जनरली आपको देखे जाते हैं। प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बोर्न आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने आपको बताया बेसिक पूछा जाएगा, ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजैक्शन के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन सब के ऊपर मैं यहाँ पे वीडियोस बना के अपलोड करूँगा, तो आप इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखो फ्रेंड, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये एक आपका गेट ओरिएंटेड चैनल है, इसमें हम केवल गेट और गेट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गेट का पेपर बहुत ही इजी पेपर है और आप इजीली इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की। तो देखो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स का जो सिलेबस है, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो या गेट का हो, सिमिलर है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ वन एंड मैनी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ऑर्बिट, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, LS and JJ coupling, fine and hyperfine structure, spin and stark effect, electric dipole transition and selection rules, rotational and variational spectra of diatomic molecule, electronic transition in diatomic molecule। यानी कि कुल मिला के आपको पूरी की पूरी एटॉमिक फिजिक्स आपको पढ़नी है। सब कुछ लिख दिया है, कुछ नहीं छोड़ा गया है यहाँ पे, सही है। तीनों के तीनों स्पेक्ट्रा पूछ लिए गए हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के सिलेक्शन रूल पता होने चाहिए, कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। जीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल, रमन इफेक्ट, देखो रमन इफेक्ट भी यहाँ पे आया है। EPR, NMR, ESR, एक्सरे स्पेक्ट्रा। एक्सरे स्पेक्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है कि ये हमारा नेट जेआरएफ पर सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन एक्सरे स्पेक्ट्रा गेट में आपसे पूछा जाता है। लेजर हो गया, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया,
2 एंड 3 लेवल सिस्टम हो गया। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है और मैंने अपने इन सारे टॉपिक्स को कवर कराया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए दोबारा से इनके ऊपर वीडियोस लेके आऊँगा जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है फ्रेंड। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो भी आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा या जो भी आपको दिक्कत होगी उसको आप अच्छे फीडबैक के साथ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जिससे कि मेरे को पता लगे कि मेरा स्टूडेंट मुझसे चाहता क्या है और इस चैनल से आप चाहते क्या हो, ठीक है फ्रेंड। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पूरा सिलेबस उठा के नेट जेआरएफ से यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करा गया है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो सिलेबस आपका नेट जेआरएफ पर वही सिलेबस आपका पूरा का पूरा यहाँ पर मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, जैसे कि आपका रेसिप्रोकल लैटिस हो गया, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर हो गया, तो ये सब की सब चीज़ें वही हैं। डिफ्रैक्शन मेथड फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, बॉन्डिंग इन सॉलिड, लैटिस वाइब्रेशनल, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन एंड टाइट बाइंडिंग, मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी एंड इफेक्टिव मास। देखो फ्रेंड्स, कुल मिला के टॉपिक तो सभी हैं, बस इन्होंने क्या करा, इन्होंने सारे टॉपिक्स के यहाँ पे नाम लिख दिए गए, ठीक है। नेट जेआरएफ में ऐसा नहीं है, नेट जेआरएफ में बस एक टॉपिक का नाम लिख देते हैं, लेकिन ये सब कुछ बता रहे हैं कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, इफेक्टिव मास, मतलब कह रहे हैं कि ये सब टॉपिक इसके अंदर हैं। और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कैमरास कोऑर्डिनेट रिलेशंस, इंटर एंड इंटरबैंड ट्रांजिशन, है ना, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, डाइलेक्ट्रिक फंक्शन, पोलराइजेबिलिटी, फेरोइलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, डाई, पैरा, फेरो, एंटी फेरो और फेरीमैग्नेटिज्म, डोमेन्स एंड मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, सुपर कंडक्टिविटी लेवल टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स, मीजनर इफेक्ट, लंदन इक्वेशन, बीसीएस थ्योरी और फ्लक्स क्वांटाइजेशन। तो कुल मिला के मतलब ठीक ठाक टॉपिक्स हैं और ये मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगा। मैं यहाँ पे आपको फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको मज़ा भी आएगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं और क्या हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एक बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे जो भी कोर्स करेंगे वो केवल एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि सर केवल ऊपर से बता रहे हैं, तो हाँ, मैं इसको ऊपरी बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि गेट केवल बेसिक्स पूछता है, तो ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, केवल उतना पढ़ेंगे जितना पढ़ने से एग्जाम्स क्लियर हो जाए और अच्छी गुड रैंक आ जाए, ठीक है। और तुम अपने घर में बैठ के बुक से पढ़ ही सकते हो, है ना। तो इसके ऊपर जो भी आप करोगे वो आपका बोनस होगा। जितना मैं पढ़ाऊँगा उससे ऊपर जो भी आप करोगे एक्स्ट्रा, वो आपको एक अच्छा स्कोर ही देगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल मेरा कंटेंट ही पढ़िए, आप अलग से कुछ भी पढ़ सकते हैं जो आपको ऐड ऑन करेगा, मतलब आपको अपनी वैल्यू को ऐड ऑन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है वो उसमें हमारा सेमीकंडक्टर इन इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रॉन होल स्टैटिक्स इन इंटरेस्टिंग एंड एंट्रिक्स सेमीकंडक्टर, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, ओमिक एंड रेक्टिफाइंग कंडक्टेंस, पीएन डायोड्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, ऑस्किलेटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक्टिव फिल्टर, बेसिक्स ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप, टाइमर्स, काउंटर, रजिस्टर, एडी और डीएसी कन्वर्जन। तो फ्रेंड्स, सब कुछ टॉपिक वही है जो आपके गेट सिलेबस का टॉपिक है ना, सॉरी, जो आपका नेट जेआरएफ के टॉपिक्स हैं। तो इन सबको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सर्किट क्या होते हैं। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मेरा फैट, जेफेट, मॉसफेट क्या होता है, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांजिस्टर आपके हम इसमें यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है, सैचुरेशन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है, ये ट्रांजिस्टर एक्टिव है, ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन है, ये हमको निकालना आना चाहिए। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर के क्वेश्चन भी हम यहाँ पे अच्छे से करेंगे, एडी और डीए कन्वर्जन को भी हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की, कि न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स क्या है। तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर रेडियाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स, फिर आपके पास सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, न्यूक्लियर मॉडल्स, लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स, न्यूक्लियर सेल मॉडल्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड 2 न्यूक्लियन प्रॉब्लम, अल्फा डीके, बीटा डीके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिशन इन न्यूक्लियाई। तो ये तो सब कुछ आपका जैसे नेट जेआरएफ में का सिलेबस है वही चीज़ है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग, न्यूक्लियर रिएक्शन, कन्वर्जेंस लॉस, फिजन एंड फ्यूजन, पार्टिकल एस्केलेटर्स, डिटेक्टर्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो यहाँ तक का जो टॉपिक्स था
ये हमारा यही था। अब बात आती है एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे फोटॉन्स, बैरियॉन्स, मेसॉन्स, लेप्टॉन्स, क्वार्क मॉडल, कन्वर्जन लॉस, आइसोस्पिन सिमेट्री, चार्ज डिस्चार्ज कंजक्शंस एंड पैरिटी एंड टाइम रिवर्सिबल इनवेरिएंस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है फ्रेंड, ये ओवरऑल आपका सिलेबस हो गया। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या हमारा सिलेबस है। 9 सब्जेक्ट होते हैं, तो 9 सब्जेक्ट में हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट है वो मैथमेटिकल फिजिक्स है, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स है, और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है। तो ये कुल मिला के हमारे 9 सब्जेक्ट हैं। अगर आप इन 9 सब्जेक्ट को 60% भी कर लेते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सिलेबस आपको कंप्लीट करना है ना, इतना बड़ा सिलेबस है इसका भी, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ के चले जाओगे। किसी का सिलेबस 60% हो पाता है, किसी का 40% हो पाता है, किसी का 50%, किसी का 70%, किसी का 55%, 100% कोई नहीं करता। ये बात आप यहाँ पे मान के चलिए। लेकिन जो भी सिलेबस को आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ रहे हो, मतलब जो भी आप यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा और आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ा, तो मैट्रिक्स पढ़ने का मतलब ये है कि अब उसके 10 में से 9 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 10 के 10 बनने चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि मैट्रिक्स के 10 में से 9 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रिविजन नहीं करा या मेरे को मैट्रिक्स नहीं आती, क्योंकि जो भी आपको पढ़ना है वो बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है कि बार बार पढ़ने से आप बचें। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने से फायदा ये होता है कि लास्ट टाइम में जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, तो आपके शॉर्ट नोट्स अगर जितने कम होंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंट आएगा, उतना ही आप उनको पढ़ पाओगे। अगर आपने मोटे मोटे नोट्स बना लिए, इतने मोटे मोटे नोट्स अगर आप बनाते हो, तो आप देखोगे कि वो नोट्स ही आप खत्म नहीं कर पाओगे और उससे आपको टेंशन होगा, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ, तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में और आप डिप्रेस हो जाओगे और आपको डिप्रेशन का शिकार भी होना पड़ सकता है, टेंशन बहुत गंदी वाली हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा चैनल है गेट फिजिक्स नाम से, इसमें फ्रेंड्स हम यहाँ पे केवल गेट के बारे में बात करेंगे कि हम गेट क्यों करते हैं, गेट किस लिए करते हैं, गेट करने के बाद क्या होगा, आफ्टर गेट क्या होगा, अगर हम गेट में इस रैंक पे क्या मिल जाएगा, उस रैंक पे क्या होगा, एमटेक कैसे कर सकते हैं, पीएचडी कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, एमएसक्यू क्वेश्चन हो गए, जो भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा वो आपको अच्छे से पढ़ना है। हम इस चैनल पे अच्छे से मेहनत करेंगे। मेरा एक ही एम है कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को IITs में, NITs में भेज पाऊँ, PSU में जॉब दिला पाऊँ। और ठीक है, क्योंकि आप लोग का सिलेक्शन होगा तो अपने आप मेरा भी अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।